बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि आप कोर्ट कचहरी से कभी आपका पाला पड़े, जाना पड़ सकता है, ज़िंदगी है। तो कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे अल्फाज उनसे इंट्रोडक्शन करवा दूँ जल्दी से, सादा से अंदाज़ में, ताकि आपको कुछ ना कुछ ना हो जाए कि कचहरियों के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए उनका मतलब क्या है, फ़ौरन आपको समझ आ जाए। कचहरी के अंदर आप तशरीफ़ ले जाते हैं तो जाके वकील साहब के दफ्तर में बैठे हैं, वो बाज़ दफ़ा बात कर रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आता क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो इंशाल्लाह जब आप हमारी वीडियोस देखते रहेंगे ना, तो फिर कुछ ना कुछ आगाही होती रहेगी। बल्कि मैंने जो रेगुलर हमारे सुनने वाले हैं ना, उनसे बाज़ दफ़ा सुना है कि सर हम तो आधे वकील हो गए। ये बात गलत भी नहीं है, पूरा खैर वकील बंदा नहीं हो सकता, आधा तो हो सकता है ना, इल्म उसके पास आ सकता है। अगरचे आप किसी के बिहाफ पे अदालत में पेश नहीं होंगे, लेकिन कम अज़ कम इल्म होगा आपके पास हमारी वीडियोस देखने से। और मेरा कतअन ये मकसद नहीं होता ये बात करने का कि व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। इंटेंशन सिर्फ इतनी होती है कि अवामुन्नास तक कोई अच्छी बात पहुँचे। यानी हो तो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। बाद दफ़ा वकील साहब के ऑफिस में बैठे हुए वो बात करते हैं, यार डीएनपी हो गया, केस डीएनपी हो गया या डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया। डीएनपी का मतलब होता है डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, कि जिस बंदे ने दावा दायर किया हुआ था उसके वकील साहब पेश नहीं हुए या वो बंदा पेश नहीं हुआ, हाज़िरी नहीं लगी उनकी तरफ से और उनका दावा पेश ना होने की वजह से खारिज हो गया, डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, डीएनपी हो गया उनका केस। ये एक वर्ड है सीखने वाला। बाज़ दफ़ा क्रिमिनल केस के अंदर ये होता है, कहते प्रोसिक्यूटर नहीं आया, प्रोसिक्यूटर आया था। प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील को कहते हैं प्रोसिक्यूटर। तो ये भी बाज़ दफ़ा हमें सुनने को मिल जाता है। बाज़ दफ़ा होता है कि जनाब कहते हैं मुद्दई और मुद्दाल है। मुद्दई वो होता है जो दावा दायर करता है, प्लेंटिफ भी कहते हैं इसे, मुद्दई भी कहते हैं जो दावा दायर कर रहा है, जो केस दायर कर रहा है सिविल नेचर का। तो जो दूसरी साइड पे बंदा होता है जिसके ख़िलाफ़ किया जाता है उसे कहते हैं मुद्दा अलैह। मुद्दा अलैह भी कहते हैं और साथ उसको ये भी हम कह सकते हैं कि ये डिफेंडेंट्स हैं, दो साइडें होती हैं। तो ये अगर क्रिमिनल केस हो, क्रिमिनल केस के अंदर पर्चा करवा दे, एफआईआर करवा दिए। पर्चा इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड। कह देते हैं हम अक्सर कि पर्चा करवा दिया फलां बंदे ने, लेकिन पर्चा नहीं, अप्रोप्रिएट वर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। केस रजिस्टर हो गया या एफआईआर हो गई। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर जो बंदा दर्ज करवाता है जाके थाने के अंदर, उसे कहते हैं मुद्दई है। ये याद है, वो सिविल केस में भी मुद्दई होता है, क्रिमिनल केस में भी मुद्दई है जो कि एफआईआर दर्ज करवाता है। मुद्दई भी कहते हैं और इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कंप्लेनेंट ऑफ द केस। केस का कंप्लेनेंट है, मुद्दई है ये। और दूसरा जो सिविल केस का सिविल नेचर का केस, उसमें मुद्दई तो होता है लेकिन कंप्लेनेंट नहीं उसे कहते, मुद्दई कहते हैं या प्लेंटिफ कहते हैं। इधर क्रिमिनल केस में मुद्दई कहते हैं या इसको कंप्लेनेंट कहते हैं। तो ये वर्ड भी आपको बाद दफ़ा सुनने में मिल जाता है। मुल्ज़िमान होते हैं जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होती है ना, जिन्होंने कोई जुर्म किया है, उन पे इल्ज़ाम आता है कि इन्होंने ये जुर्म किया, उनको कहते हैं मुल्ज़िमान। और जब उन पे साबित हो जाता है अदालत के अंदर, फिर उनको कहते हैं ये मुजरिमान है। मुल्ज़िम से मुजरिम बन जाते हैं अगर साबित हो जाए तो। इसी तरह केस जब चलता है तो कहते हैं शहादत होनी है आज। इट डजंट मीन के बंदे मर जाएं, यानी फायर मार के शहीद करना है उन्हें। शहादत का मतलब ये होता है कि इनकी एविडेंस होनी है, गवाही होनी है। कोई भी केस, उसकी फ़ैसला जो एंड पे होता है ना, वो बुनियाद यही बनती है, गवाह। अच्छा, मैं कोई बात कर रहा हूँ, मगर ऐसा हुआ था, गवाह लेके आओ। फिर दोनों पार्टियाँ अपने अपने गवाह लेके आती हैं, तो वो गवाह जो हैं उनकी गवाही की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला होता है। तो गवाह जब आके अदालत में गवाही देते हैं, इसको कहते हैं शहादत दे रहे हैं। ठीक है, मकसद शाहद का मतलब होता है जो गवाही देता है। ठीक है, तो शहादत गवाही देना।
आज शहादत है फ़लाँ केस में। शहादत है का मतलब है कि आज फ़लाँ केस में गवाही है कि फ़लाँ बंदे पेश होंगे और वो गवाही देंगे। इसी तरह एक वर्ड और इसमें हो सकता है कि कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस उन्हें बड़ा अच्छा क्रॉस, वकील आप इसमें बात करें, बड़ा अच्छा क्रॉस किया है। अब बड़ा अच्छा क्रॉस किया है या जिरा बड़ी अच्छी किया उसने, तो जिरा करना या क्रॉस करना, इसका मतलब ये होता है कि जो गवाह आए हैं ना, गवाह आके कोई बयान देते हैं, जी मैंने देखा इसने ये किया था, इसने गवाही दी है, फिर वकील का ये हक होता है, दूसरा मुखालिफ वकील का ये हक होता है उसे कुछ सवाल जवाब करे। अच्छा आप उस वक्त किधर थे, आप ये बताएं कि आप करते क्या हैं, आप ये बताएं कि आपने कब देखा, आप टाइम बताएं, ये करें वो करें। ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं दूसरे वकील साहब, मुखालिफ वकील साहब। क्रॉस एग्जामिनेशन करके उस सवाल जवाब करके तो उसमें से कुछ ऐसी बातें निकलवाई जाती हैं जिससे साबित हो जाए कि बंदा झूठा है, झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है। ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। इसी तरह जनाब क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया। बाज़ दफ़ा जब सिविल केसेस के अंदर हम ये भी कहते हैं यार इस इश्यूज़ फ्रेम हो गए, तनकीहात वज़ा हो गई हैं। तनकीहात वज़ा होना ये तो कम बोला जाता है, उर्दू का वर्ड है, थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मोस्टली हम कहते हैं कि इश्यूज़ फ्रेम हो गए। इश्यूज़ ये फ्रेम होना होता है, दावा कोई बंदा करता है, उसका जवाब दावा दूसरी पार्टी देती है। एक पार्टी ने दावा दायर किया है सिविल कोर्ट में, दूसरी ने जवाब दावा दी है मुखालिफ पार्टी। अब जज साहब दोनों चीज़ों को, दावा जवाब दावा, इनको देख के तो जज साहब कहते हैं इनमें इशू क्या है, किस चीज़ पे मुत्तफिक है। हाँ जी ये बात तो ठीक है, कुछ मान लेते हैं, कुछ जो नहीं मानते ना, ये कहता है ऐसा, वो कहता है नहीं ऐसा। ये जो चीज़ें तज़ाद है, इसको जज साहब को चंद लाइनों में लिख देते हैं कि ये चीज़ ये बात कर रहा है, ये साबित करे, ये दूसरी बात वो कर रहा है, आप साबित करो। तो यूँ एक इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं, 4 लाइनें, और साथ लिख दिया ये लाइन जो है, ये बात जो है ये फ़लाना साबित करेगा, ये फ़लाँ साबित करेगा। इस तरह 2-4 लाइनें लिख दी जाती हैं, इसे कहते हैं इश्यूज़ फ्रेम हो गए हैं। अब इश्यूज़ जो फ्रेम हुए हैं उनकी बेसिस के ऊपर एविडेंस होती है, गवाहियाँ होती हैं। तो फिर पार्टीज़ जो हैं अपने अपने गवाह लेके आती हैं। तो उसके बाद फिर जज साहब उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद फिर इनका जनाब वकील साहब जो हैं वो बहस करते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं। आर्गूमेंट्स करने के बाद जनाब फ़ैसला हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम क्रिमिनल केस को देख लें तो क्रिमिनल केस के अंदर भी गवाहियाँ आती हैं जनाब, उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, बहस होती है। लेकिन इसमें क्रिमिनल केस के अंदर ज़रा बंदे ज़्यादा टेंशन में इसलिए होते हैं कि ज़मानत इसमें करवानी पड़ती है। अगर किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जाए तो मोस्टली उसे ज़मानत करवानी पड़ती है। प्री अरेस्ट बेल कोशिश करता है कि अरेस्ट होने से पहले पहले ज़मानत हो जाए, कि अरेस्ट किया ही ना जाए मुझे, मैं तो सच्चा आदमी हूँ, गुनहगार नहीं हूँ। तो अगर सपोज़ अरेस्ट हो जाए फिर पोस्ट अरेस्ट बेल करवानी पड़ती है। फिर जनाब अगर बंदा अरेस्ट हो जाए फिर उसका रिमांड का मतलब ये होता है कि कोई बंदा, जो पुलिस जिस बंदे को अरेस्ट करती है ना, फिर पुलिस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस वाले अपने पास नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने अगर पकड़ा है किसी बंदे को तो मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, जज साहब के पास पेश करके बताना है कि ये हमने पेश कर। अगर ये समझे कि इस बंदे को पकड़ा तो है, इन्वेस्टिगेशन पूछगिछ की है, लेकिन कम अभी हमें और करनी है, फिर जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, इस्तदा करेंगे, जज साहब रिमांड पे ये बंदा हमें दे दें। रिमांड पे देना, फिज़िकल रिमांड, ये बंदे का जिस्म हमें दें, थाने में लेके जाते हैं, हमने कुछ और पूछना है इससे। जज साहब फिर बड़ी कंजूसी से 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मैक्सिमम, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा अच्छा ठीक है 2 दिन के लिए ले जाओ, दे दिया। फिर आते हैं सर, दोबारा महसूस करते हैं कि नहीं इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जज साहब फिर कंजूसी से 1 दिन 2 दिन थोड़ा बहुत, फिर कहते हैं चलो 2 दिन के लिए रख लो, मैक्सिमम 14 दिन के, इससे ज़्यादा नहीं। फिर तो ये होता है रिमांड। फिर जब ये टाइम गुजर जाए, मैक्सिमम टाइम, तो फिर जज साहब कहते हैं वापस करो बंदा हमारा, लेके जज साहब जो बंदा पकड़ा होता है, जज साहब कहते हैं इसको जेल में भेज दो, अब जेल से ये आया करे। जेल से उसका जब तक ट्रायल चलता है वो आता जाता रहता है। मीनवाइल उसकी ज़मानत भी हो सकती है, अगर ज़मानत हो जाए तो
बड़ी अच्छी बात, फिर अपने घर से आया करेगा। ज़मानत ना हो तो फिर वो जेल से आया करेगा। आगे हर ट्रायल के हर मुकदमा जब लगेगा ना, तो मुकदमे की हर पेशी पे मुलजिम का आना ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता कभी मुलजिम नहीं आ सकता तो वो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दे सकता है कि मैं बीमार हूँ, ये वजह, तो इस वजह से मैं हाजिर नहीं हो सकता। ये कुछ वजूहत हो सकती है। तो उम्मीद है आज आपने कुछ ना कुछ वर्डिंग जो अदालतों के अंदर यूज़ की जाती है। हाँ, एक और बता दूँ मैं आपको, जज साहब जो बैठे होते हैं तो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं स्टेनो जज साहब का, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं रीडर जज साहब का, बाज़ दफ़ा कहते हैं एलमत जज साहब का। ये 3 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जज साहब जब बैठे हुए हैं ना, तो जज साहब के राइट और लेफ्ट एक तो जो जज साहब लिखवाते हैं वो लिखता है, टाइपिंग करता है, लिखता है, उसे कहते हैं ये स्टेनोग्राफर है। जज साहब का आर्डर लिखता है जज के, स्टेनोग्राफर हो गया, इसका लिखने से ताल्लुक़ है। एक होता है जज का रीडर का मतलब होता है सारी फाइलें उसने तरतीब के साथ रखी होती हैं, उसे पता कौन सी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी, तो वो फिर जज साहब को बताता है, सर ये वो चीज़ है, ये है वो है, कुछ ना असिस्टेंस करता है, असिस्टेंट होता है जज साहब का, कोर्ट के अंदर बैठा होता है। आपने कोई मालूमात लेनी है, बात करनी है, केस के मुतल्लक हाज़िरी लगवानी है, आप जज साहब के रीडर से बात कीजिए तो वो असिस्ट कर देता है आपको भी, जज साहब को भी। ये होता है रीडर। एलमद जो होता है ना, एलमद का काम होता है, जज साहब के कमरे में नहीं बैठा होता नॉर्मली, ये इसके साथ करीबी कोई कमरा होता है जहाँ जज साहब के सारे केसेस का रिकॉर्ड पड़ा होता है। जो आज लगे हैं वो तो जज साहब की टेबल पे पड़े होंगे, लेकिन जो आज नहीं लगे हुए, कल परसों तरसों जब भी लगे हुए थे या लगेंगे, वो सारे केस उधर पड़े होते हैं। आप जाकर उनके पास तो उनसे मालूमात लेना चाहें ले सकते हैं, लास्ट क्या आर्डर हुआ था वो आर्डर मुलाहिजा कर सकते हैं, कोई ऐसे मामला होते हैं। बाद दफ़ा आपने ये टर्मिनोलॉजी भी सुनी होगी कि तलबाना जमा करवाना है, नोटिस से तो खैर आगाही होती है कि जब अदालत में कोई केस चल रहा हो तो दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाता है, लिखा जाता है, लिख के तो वो अदालत की तरफ से भेजा नोटिस, तो समझ आ गई। तलबाना क्या होता है? तलबाना ये होता है, ये भी एक फॉर्म होता है दूसरी पार्टी को तलब करने के लिए। ये उसका एड्रेस वगैरह लिख के, केस का टाइटल लिख के उस फॉर्म को फिल करना है। फिल करके उस पर नॉमिनल सी कोर्ट फीस 5-10 रुपये की लग गई तो जनाब वो अहमद के पास जमा करवाना है। इसको कहते हैं तलबाना जमा हो गया। हाँ, ये छोटी सी चीज़ है, 5-10 रुपये की बात है, लेकिन अगर जमा ना करवाएं किसी केस में तो वो जनाब हमारा केस ही अदम तलबाना खारिज कर देते हैं कि इस पार्टी ने इस पेशी के ऊपर दूसरी पार्टी को तलब किया गया, बुलाया गया, इन्होंने तो पैसे ही नहीं जमा करवाए, तलबाना ही नहीं जमा, अगरचे वो 5-10 रुपये होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं कि जिस डेट के ऊपर दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए केस रखा हुआ था, आपका काम है आप तलबाना उस डेट में ज़रूर जमा करवाएं। जब आर्डर हो अगले दिन, उससे अगले दिन किसी वक्त भी जाके अहमद के पास तलबाना आपने जमा करवाना होता है, अदरवाइज़ आपका केस खारिज हो सकता है। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ मालूमात आज हासिल कर ली हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बाकी फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें, वीडियोज़ अच्छी लगे शेयर किया करें दोस्तों के साथ और हमारे साथ रहा करें। थैंक यू वेरी मच।